2 मिनट रुकना। हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, आपसे ही बात कर रहा हूँ। ज़रा मैं चेक करूँ। हाँ, मैं आपके लिए ही चेक कर रहा हूँ। आपके लिए कौन सा इनकम टैक्स रेजिम बेस्ट है? क्या आप ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम में बेस्ट टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, या न्यू इनकम टैक्स रेजिम आपके लिए सुपर डुपर होने वाला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को इन तक देखना, लाइक करना, चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करने लेना। बहुत ही फॉर्म है और बहुत सारे वीडियो में अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिट, फाइनेंस, बहुत सारे मैं वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अपडेट करने वाला हूँ। अगर आप इनकम टैक्स रेजिम की बात करें तो आपके लिए कौन सा इनकम टैक्स रेजिम बेस्ट है? एक बात आपको ये समझनी है, जो फाइनेंशियल ईयर 25-26, जो 31 मार्च 26 को एंड हो चुका है, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का फाइल करेंगे तो वो ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ही फाइल होगा। न्यू इनकम टैक्स एक्ट जो अप्लीकेबल है वो 1 अप्रैल 2026 से अप्लीकेबल है। यानी जो भी आप इनकम टैक्स रिटर्न अभी फाइल करेंगे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, उसके ऊपर ओल्ड इनकम टैक्स का प्रोविज़न ही लगने वाला है। अब आप अपनी सैलरी रेंज देखें, अपनी सैलरी रेंज देखनी है। आप 10 लाख की सैलरी में है, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ एंड अबव। अब आपके लिए कौन सा इनकम टैक्स रेजिम बेस्ट होने वाला है? आज मैं, अगर आपका इनकम टैक्स कट रहा है और आप अगर सैलरी रेंज अप टू 20 लाख पे फॉल करते हो, मतलब 20 लाख तक आपकी अगर सैलरी है, तो आपके लिए न्यू इनकम टैक्स रेजिम बहुत बेस्ट होने वाला है। अगर आपकी 20 लाख तक इनकम है तो उस 20 लाख के इनकम तक आप 0 रुपीज़ टैक्स पे कर सकते हो। बिल्कुल आपने सही सुना, आपको 1 रुपया भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कैसे होगा, इसकी आपको टैक्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आपका इनकम 20 लाख रुपीज़ तक है तो आप अपने टैक्स की प्लानिंग करो ना। आपको 1 रुपया का भी टैक्स नहीं पे करनी पड़ेगी। आपको HR के साथ बैठना पड़ेगा, आपको अपनी सैलरी रेंज को फिट करनी पड़ेगी, आपको सैलरी फिट करनी पड़ेगी। अब इसमें कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, आपकी सैलरी 20 लाख रुपीज़ है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जरूरी नहीं है आपका ज़्यादा भी हो सकता है, बट वो का सैलरी 20 से कम भी होता है। अगर आपकी सैलरी 20 लाख रुपीज़ है या उससे कम का है, तो अगर आप न्यू लेबर लॉ देखें, उसमें क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि जितना भी CTC है उसका 50% आपका बेसिक पे हो जाएगा। यानी आपका 10 लाख रुपये बेसिक पे हो गया, तो बेसिक के ऊपर आपका PF कटता है, राइट। 1,20,000 रुपया आपका PF में यहाँ पे आ गया, करेक्ट। अगर आप कार लीज पे लेते हो, मतलब अगर आपकी कंपनी आपको कार लीज पे देती है, तो यहीं पे तो सारा गेम है गुरु। अगर आप चेक करें, अगर आपकी कंपनी कार लीज पे देती है, नहीं देती है, आप ले सकते हैं, आप बोल सकते हैं उनको, और ये प्रिक्विजिस के अंदर आता है, राइट। कार अगर लीज पे लेते हैं तो उस पर जो भी आपका EMI, जो भी कॉस्ट बनता है ना, वो पूरा का पूरा आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है। मतलब वो पूरा का पूरा आपको बेनिफिट मिलेगा, उसके ऊपर 1 रुपये का टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। मील का बेनिफिट, आपको मील का भी बेनिफिट मिलेगा। आप देखो तो मील का बेनिफिट आपको 200 रुपये पर मील, राइट। तो आप चेक करो कि 200 रुपये पर मील 2 बार, और अगर 22 वर्किंग डे है, तो अगर इस हिसाब से चलोगे तो मोटा मोटी आपका जो वो अमाउंट बनेगा वो अराउंड 1,05,000 रुपये बनेगा। ये भी आपको परक्विजिस के अंदर आ गया, इसके ऊपर भी आपको 1 रुपये का टैक्स नहीं पकड़ना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो NPS, अगर आपका एम्प्लॉयर NPS में कंट्रीब्यूट करता है तो वहाँ भी 10% ऑफ योर सैलरी चली जाती है। तो जो भी आपकी सैलरी है, मतलब मोटा मोटी आप यहाँ 2 लाख रुपये तक NPS में भी कर सकते हो, राइट। तो NPS में भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वहाँ पे भी आपकी टैक्स की बेनिफिट मिलेगी। तो अगर आप रफली देखें, अगर मैं इसको बात करूं तो 20 लाख की सैलरी है, 10 लाख रुपये आपकी बेसिक पे हो गई, 1,20,000 रुपये आपको इसमें एम्प्लॉयर का PF का कॉन्ट्रीब्यूशंस का बेनिफिट आपको मिल गया। और अगर आपने फॉर एग्जांपल कार लीज पे लिया है, और लीज पे ले करके कार की जो आपकी है वो अराउंड 8 लाख रुपीज़ या 8 लाख से ऊपर का आपने कार का लीज पे लिया, 2 साल में आप उसको पे करने वाले हो, तो अराउंड 4-4.5 लाख रुपीस का आपको यहाँ पे डिडक्शंस का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा NPS की बेनिफिट मिलेगी। इसके अलावा जो आपका अदर जो भी चीज़ें होती है वो सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। जैसे 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शंस हो गया, अगर आप इन सबको माइनस करेंगे ना, इन सबको डिडक्ट करेंगे, तो आपकी सैलरी जो है वो 12 लाख से नीचे आ जाएगी। तो न्यू रेजिम में 12 लाख से नीचे पे तो आपका 1 रुपये का टैक्स नहीं है, तो आपने 0 रुपीज़ टैक्स पे किया ना। तो टैक्स की प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कार लीज पे कंपनी नहीं देती है तब भी आपके लिए बेनिफिट है, मतलब न्यू रेजिम आपके लिए तब बेनिफिट नहीं। वो कैलकुलेशंस आपको देखने पड़ेगा कि वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट क्या क्या है।
यहाँ पे अगर कार लीज पे नहीं है, आपका पीएफ तो वैसे भी कटना है, राइट। आपको एक एनपीएस में करना है, मील के बेनिफिट तो आप कंपनी से सेटिंग कर सकते हो, एचआर को बोल सकते हो। तो अगर आप ऐसा करते हो तो 20 लाख रुपीज़ पे मोटा मोटी आप 1,20,000 के अराउंड में आप सिर्फ टैक्स पे करोगे। तो अगर आपकी सैलरी रेंज 20 लाख रुपीज़ तक है तो न्यू इनकम टैक्स रेजिम आंख मूंद करके सेलेक्ट कर लो मेरे दोस्त, यह आपके लिए अच्छा बेनिफिट देने वाला है। लेकिन अगर आपकी सैलरी 20 से ऊपर है, 30 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, तब भी आपके लिए न्यू इनकम टैक्स रेजिम ही बेस्ट होगा। क्योंकि जो यहाँ पे इनकम टैक्स स्लैब है 0 से 4 लाख, 4 से 8 लाख, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 से एवव, सब जगह रेट डिफाइंड है। क्योंकि अगर आप ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम में जाते हैं तो वहाँ पे बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, 80C मिलेगा, 80D मिलेगा, 80E मिलेगा, ठीक है। कुछ अपने डोनेशंस वगैरह कर लिया, 80Z का किया, कुछ अपने HRA ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, बट ये टैक्स प्लानिंग आपको देखनी पड़ेगी कि क्या आपने इतने सारे इन्वेस्टमेंट करी है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करी है तो न्यू इनकम टैक्स रेजिम तो आपके लिए बेस्ट है ना। क्यों? क्योंकि पीएफ तो कटना ही है, एनपीएस के लिए आपको बात करनी है, और मील बेनिफिट तो आपको एचआर दे ही देगी। तो आप मोटा मोटी 1,20,000 गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स पे कर रहे हो। अगर ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम में जाते हो तो आप चेक करो कि क्या आपका 80C में 1.5 लाख का आपका डिडक्शंस है। आप चेक करो कि क्या आप हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हो। आप चेक करो कि क्या आपने डोनेशंस भी दिया हुआ है। आप चेक करो कि आपने कोई एजुकेशन लोन भी लिया हुआ है। आप चेक करो कि अदर एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस के लिए क्या आपके साथ एचआर की अलाइनमेंट है। तो ये सारे आपको देखनी पड़ेगी। ओल्ड इनकम टैक्स में जो ओल्ड रेजिम है उसमें क्या है कि उसमें आपको काफ़ी सारे एग्जेम्पशन एंड डिडक्शंस है। न्यू इनकम टैक्स रेजिम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। 2-3 चीज़ें आप चेक कर लो अपने कंपनी में, एचआर के साथ चेक कर लो। इफ़ दे आर एग्री इट वुड बी गुड फॉर यू। अगर एग्री नहीं है तो फिर बीच का बैलेंसिंग देखो। तो अगर आपकी इनकम 12 से 15 लाख रुपीस तक है न्यू इनकम टैक्स रेजिम, अगर आपका 20 तक है, अगर आपके ऊपर अगर जैसे फॉर एग्जांपल एनपीएस का बेनिफिट आपको नहीं दे रहे हैं, वो एनपीएस पे कोई डिडक्शंस नहीं है, आपको मील की भी बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, हाउसिंग जो लीज जो मैं बोल रहा हूँ, कार का लीज का बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है, तो फिर इस स्थिति में आपके लिए तो ओल्ड रेजिम बेटर है ना। क्योंकि ओल्ड रेजिम में आपको एचआरए का बेनिफिट मिल जाएगा, 80C का बेनिफिट मिलेगा, 80D का मिलेगा, 80E का मिलेगा, राइट। अगर आप गाड़ी रखे हुए ईवी गाड़ी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, और उसका लोन 2023 मतलब 31 मार्च 2023 से पहले अगर सैंक्शन हो चुका, उसका भी बेनिफिट आपको ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम में मिलेगा। तो आपको ये बीच का कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, राइट। एचआर के साथ में बात करनी पड़ेगी, फाइनेंस के साथ में अपनी कंपनी में बात करनी पड़ेगी कि व्हाट वुड बी द बेस्ट फॉर मी। तो अगर आपको एनपीएस का बेनिफिट, आपको मील का बेनिफिट, आपको कार लीज का बेनिफिट, अगर ये आपको कंपनी नहीं प्रोवाइड करती है तो आप सिंपली ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम में अब जाइए। और अगर ये सारे प्रोवाइड करती है तो न्यू इनकम टैक्स रेजिम आपके लिए बेस्ट है। अगर आपका इनकम 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख यानी 30 लाख से एबव है तो आप न्यू इनकम टैक्स रेजिम को सेलेक्ट कीजिए। अगर उससे नीचे है तो आप अपना इन्वेस्टमेंट देखिए, आपका हाउसिंग, आपका एचआरए, आपका पीएफ, आपका 80C, 80D जो भी आपकी डिडक्शंस है वो आपको चेक करना पड़ेगा। और अगर आपको इसमें कहीं भी क्लैरिटी की ज़रूरत है देन मैं हूं ना, सज्जन सिंह जी। आप कमेंट बॉक्स में डालिए आपकी क्वारीज क्या है, क्वेश्चंस क्या है, क्या समझना है आपको। आई विल बी अवेलेबल हियर टू हेल्प यू, टू गिव यू द अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज मेरा ये हॉबीज़ है, मेरा ये शौक है, मेरा ये इंटरेस्ट एरिया है। अगर आपकी प्रॉब्लम है आई विल बी हियर टू हेल्प यू, आई विल बी हियर टू सपोर्ट यू। बट अगर प्रॉब्लम नहीं है देन वेरी वेल जेंटलमैन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया। प्रॉब्लम है देन कम एंड डिस्कस। तो ये इनकम टैक्स का जो है आप अपना प्लानिंग कीजिए, इनकम टैक्स प्लानिंग करके इनकम को सेव कीजिए, टैक्स को सेव कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की प्लानिंग कर सके, कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स सेव कर सके। तो होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। आप एटलीस्ट समझ पाएँ कि कौन सा इनकम टैक्स रेजिम आपके लिए बेस्ट है, कौन सा इनकम टैक्स रेजिम में आप जा सकते हैं, कितना कितना कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहाँ पे टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं। होप दिस वीडियो इज़ हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पे कौन से रेजिम में टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों तक जरूर पहुँचाना, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ, आपके ऊपर नहीं, आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। चाहे वो इनकम टैक्स हो,
अकाउंटिंग फाइनेंस नए जो एआई वर्जन्स पे जो भी अकाउंटेंट को जो प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या क्या एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, कैसे आप अपने आप को अपडेट करें, वैल्यू एडिशन कहाँ करना है, कैसे आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाएं, सारे वीडियोस के ऊपर कहीं ना कहीं मैं एक छोटा छोटा स्टेप लेकर के आने वाला हूं। तो वीडियो को इन तक देखना है, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लो मेरे दोस्त, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपके लिए, आप सब्सक्राइब करेंगे, आपका क्वेश्चंस मेरा एनर्जी। दिस इज संजिंग साइनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन। थैंक यू वेरी मच।